Hello everyone, how are you? I hope you all are fine and preparation is on track. So today we are going to continue another series of company acts and till now we and आज हम लोग जो है सो डिस्कस करेंगे 40 से 41 से लेकर के सेक्शंस 41 और 42, ठीक है। सेक्शंस 41 एंड 42 ओनली दीज टू सेक्शंस विल बी टीचेज टुडे। तो हम लोग यही दो सेक्शंस को आज पढ़ेंगे। अब तक हम लोग जो है सो इस सारे सेक्शंस को पढ़ लिए हैं। पार्ट 1 में अप टू 40 वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑल दीज सेक्शंस। तो अभी तक हम लोग जो है सो सेक्शंस 23 से लेकर के 40 तक जो है हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए हैं। तो द स्टूडेंट्स who didn't see that topic, then it's my request, please go and watch that video because all these videos are interlinked with each other, and if you will miss one video then you can't understand next video because these are interlinking. It's not like current affairs कि आज आप नहीं पढ़ोगे हो कल पढ़ोगे तब भी आपको समझ में आएगा, परसों पढ़ोगे। तो ये एक इंटरलिंक्ड है, तो आप लोग उसको पढ़ो। इसको जो है आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं सेक्शन 41 एंड 42 को, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन एंड स्टार्ट द वीडियो। तो आज चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देख लीजिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले सेक्शन 41 का नाम क्या है, तो इसका नाम है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, ठीक है। तो देख लीजिए ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होता है, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है और इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए जो डोमेस्टिक कंट्री में जो कंपनी होती है, डोमेस्टिक कंट्री में मतलब मान लीजिए इंडिया हम लोग का डोमेस्टिक कंट्री है और उसको यदि कहीं फॉरेन कंपनी से यदि अनदर स्टेट अनदर रीजन के कंपनी से लेना रहता है, मनी को हायर करना होता है, मनी लेनी रहती है, तो वो जो है ये रिसिप्ट को इशू करती है। यदि हम इसको शॉर्ट वे में बोले तो मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, और ये आउट ऑफ इंडिया कोई भी कंट्री है, यूएस है या ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होती है, तो डिपॉजिटरी रिसिप्ट को इशू किया जाता है, ठीक है। तो डिपॉजिटरी रिसिप्ट भी बहुत कई टाइप के होते हैं। यूएस के लिए जो है सो एडीआर होता है, इंडिया वाले आईडीआर करते हैं। तो इसका एक सिंपल नेम, इसका भी कुछ टाइप्स होते हैं, तो उतना टाइप्स नहीं पढ़ना है, बट ये जानना है कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट होता क्या है, तभी तो इस पे डिटेल में करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि शेयर और कन्वर्टिबल्स बॉन्ड, ठीक है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि शेयर और कन्वर्टिबल्स बॉन्ड, ठीक है, कन्वर्टिबल बॉन्ड, शेयर और कन्वर्टिबल बॉन्ड को हाँ जो है आउटसाइड दूसरे कंट्री के लिए हम लोग इशू करते हैं, ठीक है। तो किस तरह से इशू होता है, तो देख लीजिए डोमेस्टिक कंट्री है और इसको ये फॉरेन से मनी चाहिए, ठीक है, आउट ऑफ इंडिया के किसी भी कंट्री से इनको मनी चाहिए। तो ये क्या करेंगे, ये अपना इक्विटी या शेयर्स, इक्विटी शेयर्स या कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे इनको कन्वर्टिबल्स बॉन्ड डालना चाहिए था ग्राफ में, ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो मैं अपडेट कर दे रहा हूँ। तो यह कन्वर्टिबल्स बॉन्ड, ठीक है, लेकर के अपने डोमेस्टिक कस्टोडियंस के पास जाते हैं, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे डोमेस्टिक कस्टोडियन क्या होता है, तो डोमेस्टिक कस्टोडियंस में ये दो टाइप के कस्टोडियंस है हमारे पास, ये एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सीएसडीएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड, ठीक है। तो ये दो टाइप के हैं। तो इसके पास जाते हैं और ये अपने शेयर्स को इनके पास रख देते हैं और ये जो है डिमेटेरियलाइज करती है। और डिमेटेरियलाइज कैसे करती है, तो वो तो आपको इंट्रो वीडियो में पढ़ाया था, जो नहीं पढ़े हैं वो जा करके प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, देन कम टू दिस वीडियो, देन यू कैन अंडरस्टैंड बेटर मैनर। तो चलिए तो इसमें हम लोग देखते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे ये जो डोमेस्टिक कस्टोडियन है, तो यहाँ पे आप इस पूरे स्लॉट को, ये जो पूरा स्लॉट है इसको आप यहाँ पे रख दो, ठीक है, यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो डोमेस्टिक कस्टोडियंस में ये दो टाइप के कस्टोडियंस है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड और ये जो है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये दो टाइप के है, ठीक है। और इसके अंदर जो है ये लोग एज ए ब्रोकर, ये जो भी बैंक है ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स इससे जुड़ जाते हैं, ठीक है। और भी टाइप के बहुत सारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, प्राइवेट्स में भी आपको रजिस्टर करना पड़ता है, बट बैंक को इजीली डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का लाइसेंस मिल जाता है। तो ये जो है इनके साथ कनेक्टेड रहता है और यहाँ पे हैं हम लोग, ठीक है। तो जब हम लोग को पार्टिसिपेट करना होता है तो हम लोग इस बैंक के में अकाउंट खोलते हैं डीमेट, और उस डीमेट अकाउंट के जरिए जो है तो फिर बाय करते हैं, फिर ये चीज जो है यहाँ आ जाती है, फिर ये चीज यहाँ आती है और फिर ये चीज इस तरह से होती है, ठीक है। तो जिस तरह से हमारे इंडियन मार्केट में, हमारे इंडियन इकोनॉमी में इस टाइप का डिपॉजिटरी है, इसी तरह से ओवरसीज में भी इसी टाइप का
डिपोजिटरी है, इसी टाइप का फंक्शंस है यहाँ पे, इसी टाइप का एक बॉडी है, ठीक है। और ये बॉडी जो है सो इसी तरह से बैंक वहां पे भी जुड़े हुए हैं और वहां पे भी उसको कस्टमर्स को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ओवरसीज इन्वेस्टर्स है, तो इसी टाइप से उनका फॉरेन में भी होता है। तो जैसे कि आपको मान लीजिए कि लेना मनी को आपको इंक्रीज करना है कंपनी के लिए, तो जो आप जैसे बाहर से जो मनी हायर कर रहे हैं, बाहर से जो भी मनी लेंगे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सिक्योरिटीज आपका बाहर अमेरिका में रखा हुआ रहेगा, अमेरिका से लेंगे या ऑस्ट्रेलिया से लेंगे, ऐसा नहीं है। ये मनी जो है आपको इंडिया में ही रखा रहेगा। इंडिया में जो ये दोनों डोमेस्टिक ये कस्टडियंस हैं, इन दोनों कस्टडियंस के पास आपका सिक्योरिटीज रखा हुआ रहेगा। और ये कस्टडियंस जो है सो आउट ऑफ इंडिया जो भी डिपोजिटरी है कस्टडियंस है, उनसे एक एग्रीमेंट साइन करती है कि ठीक है मेरे पास आ गया है मटेरियल, जो भी बॉन्ड है या सिक्योरिटीज है वो मेरे पास है, आप जो है वहां पे सर्टिफिकेट इशू कर दो। तो इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है, टोटल पेपर यही इंडिया में ही रहता है, इंडिया के कंपनी का, और वो बाहर के डिपोजिटरी से इनका एग्रीमेंट हो जाता है और बाहर के डिपोजिटरी से ये मनी को हायर कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करता है, ठीक है। तो होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे मूव करते हैं, ठीक है। देखिए देखिए अब देख लीजिए कि इसको क्या बोलते हैं, जीडीआर को ऑल्सो इंटरनेशनल डिपोजिटरी रिसिप्ट भी बोलते हैं। तो याद रखिए, देखिए जैसे कि ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट है जो यूएस के लिए होता है उसको एडीआर बोलते हैं, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट बोलते हैं, ठीक है। और अगर वो इफ दे विल बी कॉल्ड इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट इफ दे इशूड इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ शेयर और सिक्योरिटीज ऑफ द फॉरेन कंपनी, जब फॉरेन कंपनी का इंडिया में इशू होगा तो इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट, वो फॉरेन ये जो फॉरेन कंपनी है ये बाहर की जो कंपनी है फिर इससे एग्रीमेंट हो जाएगा और यहाँ पे इशू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से होती है। चलिए तो अब आगे हम लोग मूव करते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है कि ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट कैसे इशू होता है। तो कंपनी को जो है एक स्पेशल रिजोल्यूशन जनरल मीटिंग पास करना होता है। कंपनी है पास स्पेशल रिजोल्यूशंस इन इट्स जनरल मीटिंग, देन ओनली ही कैन इशू ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट, ठीक है। तो और यहाँ पे देख लीजिए कि इशू डिपोजिटरी रिसिप्ट इन एनी फॉरेन कंट्री इन सच मैनर, तो किस तरह से ये इशू करना होता है, तो इसके लिए एक बहुत डिटेल में फॉर्मेट दिया गया, ठीक है। तो चलिए फॉर्मेट को देखते हैं। तो देखिए फॉर्मेट जो है यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, फोर उसका अंदर में है, तो ये तो नहीं पूछेगा। चलिए तो हम लोग इसको जो पूछने वाला है वही बात पर करते हैं। तो देखिए डिपोजिटरी रिसिप्ट के लिए एक स्पेशल एक रिजोल्यूशन पास करना होता है और ये इसका जो है पहले अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। पहले अप्रूवल लेना पड़ता है शेयर होल्डर से। स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब 3/4 ऑफ द वोटिंग, मतलब 75% आपका वोटिंग होना चाहिए टू बी पास्ड एट ए जनरल मीटिंग, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, ये जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये याद रखिए कि क्या करना होता है, तो आपको दे देंगे। तो स्पेशल रिजोल्यूशन टू बी पास्ड एट ए जनरल मीटिंग, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। और जो स्पेशल रिजोल्यूशन होता है वो पास होता है सेक्शन 62 के तहत, ठीक है। तो ये और आगे देख लीजिए कि डिपोजिटरी रिसिप्ट शैल बी इशूड बाय एन ओवरसीज, ठीक है। देखिए बाय एन ओवरसीज डिपोजिटरी, ठीक है। ठीक है, देखिए डिपोजिटरी रिसिप्ट शैल बी इशूड बाय एन ओवरसीज डिपोजिटरी बैंक अपॉइंटेड बाय द कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ग्राफ में देख लीजिए कि यहाँ देख लीजिए कि क्या लिखा हुआ है कि डिपोजिटरी रिसिप्ट शैल बी इशूड बाय एन ओवरसीज डिपोजिटरी बैंक, ठीक है। तो देख लीजिए ये ओवरसीज डिपोजिटरी बैंक है, यहाँ पे कोई बैंक लगा हुआ है। मैं आपको बोला था कि ये डिपोजिटरी यहाँ पे रहेगा और डिपोजिटरी के साथ यहाँ पे ओवरसीज का कोई बैंक जुड़ा होगा, जैसे इंडिया में जिस तरह से एसबीआई जुड़ा हुआ है वहां पे हो सकता है एचएसबीसी या जो भी बैंक हो, इसी तरह से एक फॉर्मेट होता है विदेश में। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि देख लीजिए कि डिपोजिटरी रिसिप्ट शैल बी इशूड बाय एन ओवरसीज डिपोजिटरी बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे एक ओवरसीज ये जो पूरा का पूरा यूनिट है ये यहाँ पे आप डाल दीजिए, तो ओवरसीज डिपोजिटरी यूनिट से वो जुड़ा हुआ रहता है by the company and the underlying shares shall be kept in the custody of डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक। तो मैं आपको बताया था कि जो भी होता है ये डोमेस्टिक के साथ ही रहता है, यहीं पे रहता है, ये डोमेस्टिक में रखा जाएगा और यहाँ पे इस तरह के बैंक जो है सो यहाँ के फॉरेन के बैंक जो है इसको इशू करेंगे और सारा कुछ इस दोनों के बीच में रहता है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्लियर लिखा गया कि
यहाँ पे लिखा गया है कि एंड अंडरलाइन शेयर, जो भी शेयर्स है वो कस्टडी डोमेस्टिक कस्टडियन बैंक में ही रखे रहते हैं, ठीक है। और इसके लिए जो है आपको आरबीआई का गाइडलाइन फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। चलिए देख लीजिए, तो 4 पॉइंट तक हम लोगों ने पढ़ लिया, 1 2 3 4 इसके अंदर ये प्रिस्क्राइब्ड है कि किस तरह से होगा, ठीक है। तो 5th में देख लीजिए कि कंपनी क्या करती है। तो एक मर्चेंट बैंकर या प्रैक्टिस चार्टर्स अकाउंट और कॉस्ट अकाउंटेंट को जो है ठीक है। देख लीजिए, कंपनी शैल अपॉइंट मर्चेंट बैंकर्स, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट और प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी ओवर oversee all the company relating to the issue of depository receipt, ठीक है। तो इसको हायर करती है। चलिए, और ये जो हायर करती है इसमें क्या होता है कि कमिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर रेफर्ड टू अबव शैल हैव एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन ईच इन केस ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो इतना डीप में नहीं जाएंगे, वो लोग नहीं पूछेंगे, तो इस लाइन को आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जो रिसिप्ट होता है तो आपको पता है कि शेयर्स में वोटिंग राइट आता है। तो वोटिंग राइट किस तरह से, वोटिंग राइट्स का पावर किस तरह से रहता है कि सबसे पहले इसको पढ़िए, कि इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। कि जो बॉन्ड होल्डर है वो बिकम बॉन्ड होल्डर ऑफ ए डिपॉजिटरी रिसिप्ट में बिकम ए मेंबर ऑफ द कंपनी एंड शैल इंटाइटल टू वोट एज सच ओनली ऑन द कन्वर्जन ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट इनटू द अंडरलाइंग शेयर्स, ठीक है। तो आप लोग पढ़ रहे होगा तो हो सकता है आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो ये मैं एक लाइन में आपको बता देता हूं कि जब तक कन्वर्जन नहीं हो जाता है डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स का इनटू शेयर्स में, देखिए इस लाइन को आप याद रखिए कि कन्वर्जन ऑफ द डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स इनटू अंडरलाइंग शेयर्स, जब तक ये कन्वर्जन नहीं हो जाता है तब तक जो जिसके पास वो डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, मान लीजिए आप उस डिपॉजिटरी रिसिप्ट को होल्ड कर रहे हैं, तो उसका वोट का पावर आपके पास नहीं है। जब ये कन्वर्ज हो जाएगा डिपॉजिटरी रिसिप्ट अंडरलाइंग शेयर्स के रूप में, क्योंकि वहां पे तो रिसिप्ट के रूप में मिला है, फिर वो शेयर के रूप में कन्वर्ट होगा, तभी आप वोट कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये प्रोसेस चल रहा है तब तक जो है आपको वो जो डिपॉजिटरी है जहां पे वो चीज जमा है वही उसका हक है, वही उसको वोट कर सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अनटिल द कन्वर्जन ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स द ओवरसीज ए डिपॉजिटरी शैल बी इंटाइटल टू वोट, ठीक है। ओवरसीज ए डिपॉजिटरी, तो वो जो डिपॉजिटरी है वही वोट कर सकता है, ठीक है। आप नहीं वोट कर सकते हैं जब तक कि कन्वर्जन नहीं हो गया है, ठीक है। ये रिसिप्ट का शेयर के रूप में बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग ने सेक्शंस 40 तक कर लिया, 41 तक कर लिया। अब हम लोग करते हैं 42 पे। गवर्नमेंट चलिए सेक्शंस 42 पे हम लोग चलते हैं। तो इसमें देख लीजिए, इसमें क्लियर दिया गया है ऑफर और इन्विटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शंस ऑफ सिक्योरिटीज ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट्स, ठीक है। कि किस तरह से ऑफर और इन्विटेशन करते हैं सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज का प्राइवेट प्लेसमेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था पहले, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन बता दिए थे, तो जो लोग डिफिनीशन नहीं देखे हैं पहले जाके देख लीजिएगा। लेकिन मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ कि प्राइवेट प्लेसमेंट कुछ सिलेक्टेड नंबर ऑफ पीपुल के लिए जो हम लोग ऑफर करते हैं उसको एक प्राइवेट प्लेसमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो लोग नहीं भी देखे एक लाइन में मैं बता दिया हूँ, ठीक है। तो हम लोग को कहाँ पे देखे थे, तो सबसे पहले जब सेक्शन 23 हम लोग स्टार्ट किए थे तो यहाँ पे ये ग्राफ मिला था, ठीक है, सेक्शन 23 में। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये प्राइवेट प्लेसमेंट जो है ये सेक्शन 42 में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। सेक्शन 42 में, तो हम लोग सेक्शन 42 पे आ गए हैं, ठीक है। ये राइट इशूज बोनस इशूज आगे पढ़ना है, ठीक है। आई थिंक सेक्शन 62 या कहीं है, आपको सेक्शन 61 या 62 में, ये दोनों में इंटरलिंक्ड है, तो वहां पे हम लोगों को पढ़ना है। तो हम लोग चैप्टर 4 में देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग ने ये पढ़ लिया, आज हम लोग ये पढ़ रहे हैं और चैप्टर 4 में ये दोनों देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए प्राइवेट प्लेसमेंट जो है मेड किया जाता है ओनली सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ ए पर्सन have been identified by the board, ठीक है। तो जो भी identified by the board and it's already mentioned that it shall not be exceed 50 or such higher number as may be prescribed, ठीक है। तो ये जो है 50 और
उससे जो हायर नंबर जो भी प्रिस्क्राइब किया गया उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो हायर नंबर क्या प्रिस्क्राइब किया गया है, तो ये 200 प्रिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए कि ये जो हायर नंबर है वो मैक्सिमम आपका 200 हो सकता है इन ए फिनेंशियल ईयर, ठीक है। तो ये मैक्सिमम आपका 200 हो सकता है। ओके, अब देख लीजिए कि इसमें जो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर क्या होता है वो मैं पढ़ा चुका हूँ इंट्रो वीडियो में, तो आप लोग वहां पे पढ़िएगा, ठीक है। एंड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, तो ये जो है so इसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को हम लोग नहीं काउंट करते हैं, और जो भी ईसॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस में जो भी शेयर्स को इशू किया था उसको भी नहीं करते, ठीक है। और जो भी हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट्स इशू करते हैं उसके लिए भी कुछ फॉर्मेट दिया गया, तो क्या फॉर्मेट दिया गया कि कंपनी shall not make an offer invitation subscribe to securities to private placements unless has been previously approved by shareholder, पहले आपको शेयर होल्डर से लेना पड़ेगा, और बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे भी आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और पीछे में स्पेशल रेजोल्यूशन एट जनरल मीटिंग था, और यहाँ पे ओनली स्पेशल रेजोल्यूशन है, एट जनरल मीटिंग नहीं है, ठीक है। तो ये आप याद रखिए। और यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो है 200 आप मैक्सिमम कर सकते हैं। ये जो 200 है ये एप्लीकेबल नहीं है किसके लिए, एनबीएफसी कंपनी के लिए, जो कि आरबीआई के एक्ट के तहत सेक्शन 2 1934 के तहत जो भी रजिस्टर्ड हुआ है उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो कि नेशनल हाउसिंग बैंक के अंतर्गत बना हुआ है उसके लिए भी ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। और ये चीज एक और चीज देख लीजिए कि जो भी हम लोग अभी पढ़ रहे थे ये प्राइवेट प्लेसमेंट्स के बारे में, तो ये जो चीज है ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये अप्लाई नहीं करता है नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स के ऊपर, ठीक है। तो होप आप लोग इसको समझ जाइएगा। तो ये भी आप याद रखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है कि किसके ऊपर अप्लाई नहीं करता है। तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट जो है नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स के ऊपर अप्लाई नहीं करता, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे बताया भी था 1 मिनट, देखिए। अच्छा, फिर से उसको आप लोग देख लीजिएगा पीछे जिनको देखना होगा, क्योंकि इस तरह से वीडियो काफी लंबी हो जाती है, ठीक है। तो अब देख लीजिए कि अब क्या है कि जो भी प्राइवेट प्लेसमेंट जो भी बनती है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर जो है वो PAS4 एप्लीकेशन के जरिए इशू किया जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, ये PAS4 के एप्लीकेशन के जरिए जो है ये इशू किया जाता है, ठीक है, PAS4 के जरिए, ठीक है। और ये जो है सो विद इन 30 डेज ऑफ द रिकॉर्डिंग जो है सो इशू किया जाता है, ठीक है। डू द पर्सन जिसको भी ये किया जाता है ये PAS4 में विद इन 30 डेज ऑफ द रिकॉर्डिंग, जैसे 30 डेज जैसे आप उसमें मेंशन कर दिए उसके 30 डेज के अंदर आपको PAS4 में इसको इशू किया जाता है, ठीक है। और देख लीजिए, और कंपनी जो है जो सारा का सारा रिकॉर्ड जो है मेंटेन करती है PAS5 में, ठीक है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस सबको याद रखिए। ये PAS5 भी इंपॉर्टेंट है। PAS4 में क्या होता है, तो PAS4 में प्राइवेट प्लेसमेंट्स ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर आता है, प्राइवेट प्लेसमेंट्स ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर आता है PAS4 में, और इसको जो है सो विद इन 13 डेज ऑफ द रिकॉर्डिंग जो है इसको मेंशन करना पड़ता है टू द, जिसको भी ये मेड ये ऑफर किया जाता है, यहाँ देख लीजिए कि क्लियर लिखा है टू द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड एंड शैल बी सेंड टू हिम आइदर इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मोड, ठीक है, राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मोड विद इन 30 डेज ऑफ द रिकॉर्डिंग द नेम ऑफ सच पर्सन परसुएंट, ठीक है। तो PAS4 है, PAS5 कंप्लीट मेंटेनेंस। और देख लीजिए कि यहाँ पे फिर क्या है कि जो रिटर्न हो जाता है अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज ये सेक्शन 42 के अंतर्गत, उसको जो है 15 दिनों के अंदर विद इन 15 डेज इट शुड बी अलॉटेड इन PAS3, ठीक है। तो इसको जो है सो PAS3 में अलर्ट कर देते हैं, ओके। अब देख लीजिए कि एक चीज है कि एक ये जो PAS3 वाला जो है ये एक जगह हम लोग और पढ़े थे, ठीक है। अभी सेक्शन 42 में पढ़ रहे हैं PAS3, यहाँ पे 15 डेज दिया है, जो भी हम लोग रिटर्न कर रहे हैं रजिस्ट्रार को वो विद इन 15 डेज है, ठीक है। यहाँ पे इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए, कंफ्यूजन होगा आप लोग को जब पढ़ेंगे तो ये विद इन 15 डेज है। लेकिन यही PAS3 जो हम लोग सेक्शन 39 में भी पढ़े थे, ठीक है। सेक्शन 39 में क्या पढ़े थे कि जब कंपनी जब शेयर को अलॉट करती है, जब कंपनी शेयर को अलॉट करती है तो जो रिटर्न जो हम लोग फाइल करते हैं शेयर के लिए, जो रिटर्न फाइल करते हैं शेयर के लिए वो PAS3 के लिए जो करते हैं वहां पे 30 डेज लिखा गया था, ठीक है, 30 डेज, ठीक है। तो ये शेयर के लिए था, ठीक है, शेयर के लिए था, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय कंपनी। और यहाँ पे हम लोग जब प्राइवेट प्लेसमेंट्स के लिए जब पढ़ रहे हैं और यहाँ पे जो PAS3 जो फाइल कर रहे हैं
जो भी है, तो उसको जो है, जो रिटर्न ऑफ सिक्योरिटीज के लिए, ठीक है, ऑफर कम लेटर के लिए 30 डेज है, ठीक है, लेकिन रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के लिए जो PS3 है वो 15 डेज है, ठीक है। तो ये भी PS3 ही है और वो भी PS3 ही है। तो जब भी आपका PS3 का बात आए और रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज का बात आए, तो आप लोग देख लीजिएगा कि बात किसकी हो रही है, ठीक है। ये बात प्राइवेट प्लेसमेंट की हो रही है, तो आंसर 15 होगा। बात प्राइवेट प्लेसमेंट की हो रही है, तो आंसर 15 होगा। और बात यदि अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय कंपनी की हो रही है, तो वहां पे 30 होगा, ठीक है। तो होप आप लोग को ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई होगी सेक्शन 42 और ये सेक्शन 39 में, ठीक है। दोनों जगह PS3 दिया गया है। तो आपको मैं बार बार बोलता हूं कि आप जितना रेक्टाफिकेशंस में जितना माहिर होंगे, जितने एक्सपर्ट होंगे, जितने आपके अंदर एडroitness होगा, उतना ही आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब ये देख लीजिए कि यहाँ पे जो भी आपका डिफॉल्ट होता था, तो यहाँ पे आपको जो भी डिफॉल्ट है वहां पे 1000 रुपीज जो है आपको पेनल्टी दिया जा रहा है इसके ऊपर, कंपनी के ऊपर, और 1 लाख विच ओवर इज लेस, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा जब भी डिफॉल्ट होगा तो, ठीक है। हम्म। और इसमें क्या होता है, तो अभी ये PS3 हम लोग पढ़ लिए थे 15 डेज, ठीक है। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, इसमें अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बीच में आपको कंपेयर कर दिया सेक्शन 39 से। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि इसके पास एनी एप्लीकेशंस के पास राइट ऑफ रिन्यूंसिएशन नहीं होता है, मतलब कि आप अपने राइट एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे न्यूमेरिकल भी हम लोग पढ़ेंगे कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में राइट ऑफ रिन्यूंसिएशन के ऊपर, ठीक है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। ऑफर एंड इन्विटेशन सिक्योरिटीज, सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज ऑन ए प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसमें क्लियर लिखा गया है कि जो भी ऑफर होता है, सब्सक्राइब करता है प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, ठीक है। तो क्लियर पर लिखा हुआ है एवरी identified persons willing to subscribe to the private placement issue shall apply in the private placement and applications issued to such persons along with subscriptions money paid either by check or a demand draft or other bank channel not by cash, ठीक है। तो जो भी पर्सन जो है सो विलिंग है सब्सक्राइब करने के लिए, वो जो है सो जो भी चीज करेंगे वो आपको बाय कैश आप नहीं कर सकते हैं, नॉट बाय कैश, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाता है कि क्या जो चाहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट्स के थ्रू वो आप बाय कैश ले सकते हैं, इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो आप जब तक ये सब आपको डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तब तक आप इसको सही नहीं कर सकते, ठीक है। आगे चलिए, आगे देख लीजिए कि नो फ्रेश ऑफर्स और इन्विटेशंस under this section shall be made unless the allotment with respect to any offer or invitations made earlier have been completed, ठीक है। तो जब तक पुराने वाला कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग नेक्स्ट नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे चलिए पहले मैं इसको भर लूँ। देखिए इसमें अभी तक हम लोग सेक्शन 5 तक पढ़ लिया, अब हम लोग सब सेक्शन 6 को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब वर्ड आप याद रखिएगा जो भी मैं रेड रखा हूँ, अब आपको पता चलेगा कि क्यों याद करना है। कंपनी मेकिंग एन ऑफर इन्विटेशन अंडर दिस सेक्शन shall allot its securities within 60 डेज, ठीक है। तो 6 है तो 60 डेज, ठीक है। तो 60 डेज के अंदर जो है आपको अलॉट कर देना है, ठीक है, सबसेक्शन 6 के तहत। और यदि आप अलॉट नहीं करते हैं, ठीक है, तो आपको इफ नॉट एबल टू अलॉट द सिक्योरिटी विद इन 15 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज, ठीक है। तो आप यदि आपको 15 दिन का ग्रेस दिया गया है और अब यदि आप अलॉट नहीं कर रहे हैं, तो इस 15 दिन के बाद, इस 15 डेज के बाद, मतलब 75th डेज से आपको 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिए कि कंपनी मेकिंग एन ऑफर इन्विटेशन, ठीक है, कंपनी मेकिंग एन ऑफर इन्विटेशन, ठीक है, अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट इशू इट्स सिक्योरिटी, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए तो ये तो हम लोग सेक्शन सब सेक्शन 6 पढ़े थे, हम लोग सब सेक्शन 7 नहीं पढ़ के सब सेक्शन 8 पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें भी पेनल्टी है कि कंपनी मेकिंग एनी अलॉटमेंट, ठीक है। तो इसमें अलॉटमेंट है और यहाँ पे देख लीजिए मेकिंग एन ऑफर इन्विटेशन है, ऑफर इन्विटेशन है विद इन 60 डेज, नॉट पेएबल सिक्योरिटी विद इन 15 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द 60 डेज, देन इट विल बी पेएबल अंडर 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ठीक है, इसमें देख लीजिए इसमें क्या दिया गया है कि मेकिंग एन अलॉटमेंट, ठीक है, अलॉटमेंट है
ऑफ ए सिक्योरिटीज शैल फाइल विद द रजिस्ट्रार ए रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद इन 15 डेज। ठीक है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जो भी है रजिस्ट्रार को, जब रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जो हम लोग PS3 में हम लोग अभी पढ़े थे, PS3 में फाइल करना है विद इन 15 डेज ही करना था। यहाँ पे अभी आप लोगों को बताया भी था, 1 मिनट देखिए यहाँ विद इन 15 डेज रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद इन 60 डेज। तो इसी में यहीं पे पेनल्टी लग रहा है, यदि आप 15 डेज के अंदर नहीं फाइल कर रहे हैं तो इस सेक्शन पे यहाँ पे पेनल्टी है। सबसेक्शन 8 में पेनल्टी दिया गया है। ठीक है, सबसेक्शन 8 में बात किया गया है कि आपको 15 डेज के अंदर रिटर्न कर देना है। और इसके नेक्स्ट सबसेक्शन में तो आप लोग सोच रहे होंगे सबसेक्शन याद करना है क्या, तो इसको सबसेक्शन को नहीं याद करना है। ठीक है, केवल इस चीज को याद कर लेना है। ठीक है, कि कंपनी मेकिंग एनी अलॉटमेंट, ठीक है, विद इन 15 डेज टू द रजिस्ट्रार और प्रमोटर, यदि आप नहीं कर पाते हैं तो प्रमोटर एंड डायरेक्टर शैल बी लायबल टू ए पेनल्टी फॉर ईच डिफॉल्ट ऑफ 1000 रुपीज फॉर ईच डे। ठीक है, ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज बट नॉट एक्सीड 25 लाख रुपीज। ठीक है, तो 25 लाख रुपीज से जो है सो आप एग्जिट नहीं कर सकते हैं, तो मैक्सिमम 25 लाख तक जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे मूव करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया उस इंडिविजुअली उस चीज के लिए पेनल्टी था, 15 डेज के लिए पेनल्टी था, इस सब चीज के लिए पेनल्टी था। लेकिन ये जो पेनल्टी की बात हो रही है सबसेक्शन 10 में, आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो इसमें जो है सो यदि आप इस सेक्शंस को, इस मेन सेक्शंस को वायोलेट करते हैं तो उसके लिए एक पेनल्टी दिया गया। ठीक है, ए कंपनी मेक्स एन ऑफर और एक्सेप्ट। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए कि यहाँ पे ऑफर, कंपनी जो है ऑफर एंड एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे कंपनी अलॉटमेंट कर रहा था। ठीक है, सिक्योरिटीज अलॉटमेंट कर रहा था और यहाँ पे जो है ऑफर कर रहा है। The company makes an offer or accept money in contraventions of this section. The company, its promoter and director shall be payable. ठीक है, प्रमोटर डायरेक्टर पेएबल है। क्या चीज, तो जितना भी मनी आप गेन किए हैं, रेज किए हैं प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, वो पूरा मनी या 2 करोड़ रुपीज। ठीक है, 2 करोड़ रुपीज विच एवर इज लोअर, जो लोअर है उसके, जो कम है उसके लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे और दिया हुआ है, एंड नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा याद रखिएगा। और 90% प्लेस पे जो है, 90% प्लेस पर जो है और ही दिया गया। ठीक है, 10% प्लेस पे एंड दिया हुआ है। तो ये भी आप याद रख लीजिए कि और वाला को मत याद रखिए, केवल एंड वाला को याद कर लीजिएगा और जो और वाला आएगा बाकी सारा और वाला में टिक मार देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम लोग समझ लिए। ठीक है, और ये देख लीजिए कि कंपनी, इसके बाद क्या होता है कि कंपनी शैल आल्सो रिफंड ऑल मनीज विथ इंटरेस्ट विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ इम्पोजिंग द पेनल्टी। ठीक है, तो आपको जो है सो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको रिटर्न करना है। ठीक है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्लियर नहीं लिखा गया। ठीक है, अब देख लीजिए जो भी हम लोग पढ़े थे यहाँ पे, जो भी ये जो पढ़ रहे थे हम लोग पीछे के लेके सेक्शंस में, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो इस रूल को फॉलो नहीं करता है, जो ये जो रूल है जो भी अभी तक हम लोग ने पढ़ा, यदि वो रूल को आप नहीं फॉलो करते, एनी प्राइवेट प्लेसमेंट इशूड नॉट इन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 मींस 50% और वो 50 से 200% इन ए फाइनेंशियल ईयर वाले रूल को यदि आप फॉलो नहीं करते हैं तो उसको, तो क्या होगा, तो आप उसको जो है प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं माना जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो पब्लिक ऑफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि आप वो नहीं फॉलो होगा, प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, ये जो है पब्लिक ऑफर हो जाएगा। ठीक है, पब्लिक ऑफर कौन इशू करती है, पब्लिक कंपनी इशू करती है, प्राइवेट कंपनी नहीं करती है। ठीक है, एंड ऑल द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट मींस कंपनीज एक्ट एंड द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस एक्ट एंड द सेबी एक्ट शैल बी एप्लीकेबल। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है सो ये तीनों एक्ट जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, पब्लिक ऑफर आप पहले भी पढ़े हुए थे, इंट्रोडक्शन में भी मैंने पढ़ाया था, इसलिए मैं बोलता हूं बार बार कि आप पीछे पढ़ते रहिए, क्योंकि पब्लिक ऑफर इशू करने के लिए कौन सी तीनों एक्ट को आपको फॉलो करना है। तो पब्लिक ऑफर इशू करने के लिए आपको कंपनीज एक्ट 2013, सिकरा एक्ट, ठीक है, सिकरा एक्ट 1956, ठीक है, और सेबी एक्ट 1992। ठीक है, तो पब्लिक ऑफर इशू करने के लिए इस तीनों एक्ट को जो है आपको फॉलो करना है, और सिक्योरिटीज इज डिफाइंड अंडर सिकरा एक्ट। ठीक है, तो चलिए अब चैप्टर को द एंड करने का टाइम आ गया है,
और इसमें आप लोग देख लीजिए कि इसमें क्लियर जो PS 1 2 3 4 5, तो इसमें ये PS का फुल फॉर्म है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। तो जो भी चैप्टर 3 में ये टोटल 5 गो PS फॉर्म था, ये 5 फॉर्म को आप याद रखिए, ये पांचों फॉर्म क्या क्या थे। तो चलिए मैं एक बार वन ग्लांस में आपको बता दूं कि ये प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज में क्या क्या था, पांचों फॉर्म। तो देखिए पहला जो फॉर्म हम लोग पढ़े हुए थे कि जब कोई भी अल्टरिंग होगा, कोई भी चेंजिंग होगा प्रोस्पेक्टस में, तो उसको PS 1 के जरिए फिलअप करेंगे, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन फॉर्म PS 2 था, ठीक है। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज PS 3 था। प्राइवेट प्लेसमेंट्स ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर, ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर PS 4 था। और मेंटेनिंग कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट PS 5 था, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग याद करते रहिएगा, बार बार पढ़ते रहिएगा, डिबलवा में चिपका दीजिएगा, ठीक है, और उसमें से देखते रहिएगा। तो अच्छा से आपको वॉल में आप लोग इसको चिपका के रखिए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। और आप लोग को पता है कि मैं एज ए फ्रीलांसर ही काम कर रहा हूँ, तो जिसको हैप्पी कुछ भी लगे तो आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं, चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, काफी छोटी चैनल है, ठीक है। और जिसे वीडियो अच्छा लगा होगा जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और लाइक करके रखिएगा। ये मेरा मोबाइल नंबर है, तो आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि ये PDF को मैं टेलीग्राम पे ही दूंगा। और जिसे YouTube चैनल से जुड़ना है यहाँ पे जुड़ जाइएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।